हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर करेंगे और वो है कि हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है, आप सभी को पता है कि बहुत ही नज़दीक है पेपर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारा किस किस चीज़ का जो भी सिलेबस है वो कवर हो चुका है और किस किस सब्जेक्ट का नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। राइट, यहाँ मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को मैनेज कीजिएगा कि हमारे कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से नहीं हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं कि आपको केवल रिवीजन करना है या फिर और चीज़ों को भी अभी पढ़ना है, या फिर जिस तरीके से आपको वो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी 2020 का जब यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था उससे लगभग 1 महीने पहले मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक और पहले ही बताया होगा, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि आपने बहुत ही लेट बताया है, आप क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये इस टाइम पर इसीलिए बताया जा रहा है कि जो भी इसमें से टॉपिक आपको ऐसा लगे कि ये तो हमने छोड़ ही दिया है, पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, तो उसको आप कवर कर सकते हो। राइट, ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी यहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय भूगोल की। इंडियन ज्योग्राफी सच में इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है आपके पेपर में। इससे 8 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे 12 भी हो सकते हैं, 12-13 ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हैं। भारत का आकार एवं अवस्थिति, ये आपको पूरा ही टॉपिक पढ़ना है। उसमें ऐसा नहीं कि मैं उसमें भी कुछ आपको एकदम लाइन बताऊं कि नहीं आपको ये पढ़ना है, ये फैक्ट नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको अगर ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको पूरी वीडियोज़ लगानी पड़ेंगी, जितनी भी टेस्ट सीरीज डली हुई हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ डली हुई हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है भारत में पर्वतों की अवस्थिति एवं उनकी शीर्ष चोटियाँ पूछा जाता है। भारत में दर्रों व घाटियों की अवस्थिति, भारत की नदियों के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। नदियों से रिलेटेड देखिए वही होता है कि उनका उद्गम मुहाना कहाँ बनाती हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, उनकी लंबाई एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछेगा कि इस नदी की लंबाई कितनी है, आपसे सीक्वेंस दे देगा कि मतलब 4-5 नदियाँ दे देगा, उनको आपको क्रम में लगाना होगा। राइट, इस तरीके से लंबाई पूछेगा। नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ सकता है। डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, कौन सा एस्चुअरी का करती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी। नदियों से संबंधित एक और प्रश्न बनता है, वो ये कि नदियों के किनारे कौन से शहर या कौन से यूपी से अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन से जिले हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत की झीलें, राज्यवार अवस्थिति आएगी कि किस राज्य में कौन सी झील है, इस तरीके से। नेक्स्ट है भारत के जलप्रपात। ठीक है, नदियों से हाँ एक तरीके का क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको बता देती हूँ। कई बार बहुत थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा के अगर वो पूछता है तो प्रश्न इस तरीके का बन जाएगा कि ये नदी किस किस राज्य को लाभ होता है इस नदी से। राइट, तो इस तरीके का प्रश्न भी बन सकता है, थोड़ा सा उस चीज़ को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में वर्षा। ठीक है, जलप्रपात के बारे में किस राज्य में और किस नदी पर अवस्थित है, ये प्रश्न आएगा। भारत में वर्षा से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो मानसून की किस शाखा द्वारा कहाँ पर वर्षा, किस समय वर्षा होती है। ठीक है, मतलब किस मानसून से वो हो रही है, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। किस राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और विभिन्न वनों में वनस्पतियों के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। भारत में बांध परियोजनाएं पूछी जा सकती हैं, कौन सी नदी पर है और किस राज्य में है, दोनों प्रकार की। भारत की जनजातियों से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो वह किस राज्य की जनजाति है और कहाँ निवास करती है, यही प्रश्न आएगा। ठीक है, भारत में खनिज संपदाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, तो ये है खनिजों की खानों की अवस्थिति पूछी जा सकती है और कौन सी खान किस खनिज से संबंधित है। खनिज उत्पादन के नवीन आंकड़े पूछे जा सकते हैं, अपडेट आपको होना पड़ेगा इस चीज़ से। सर्वाधिक ध्यान लौह व कोयला पर देना है, इतना भी बता दिया गया है आपको। सबसे ज़्यादा लौह और कोयला के बारे में आपको पता रखना है, हर डेटा। नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका ठीक है, भारत में पेट्रोलियम संसाधन, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र व तेल शोधन केंद्रों की अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जल विद्युत परियोजनाओं, इसके बारे में किस राज्य में किस नदी पर है,
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परमाणु रिएक्टरों की अवस्थिति, फिर है ताप परियोजनाओं की अवस्थिति, बंदरगाहों की अवस्थिति व उनकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं कि वह कृत्रिम बंदरगाह है या फिर प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। कहाँ से क्या आयात और निर्यात होता है, इस तरीके का प्रश्न बनता है। और भारत में उद्योगों की अवस्थिति भी पूछी जा सकती है। इंडियन ज्योग्राफी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो ये आप देख लीजिए कि आपने अपने सिलेबस में कवर किए हैं या नहीं किए हैं। नेक्स्ट जो है विश्व भूगोल, ठीक है। इसमें 7 से 9 क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं, कई बार 6 भी हो जाते हैं और कई बार वो 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कई बार हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को, एंशिएंट हिस्ट्री को, मेडावल हिस्ट्री को, इनको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि इनसे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन नहीं, प्रश्न इनसे भी बनते हैं और 1 नंबर कितनी ज़्यादा उसकी अहमियत है वो सभी को पता है। ग्लोब पर विश्व स्थित विभिन्न रेखाओं के बारे में प्रश्न बन सकता है कि कौन सा देश किस रेखा पर है। नेक्स्ट है विश्व की नदियों के बारे में, पठार पर्वत और झीलों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों से संबंधित प्रश्न आएगा। ज्वालामुखियों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उनकी पहले तो अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक है, फिर वह सक्रिय है या फिर निष्क्रिय है, ये प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र, मूल व भूकंपीय तरंगों के बारे में सामान्य जानकारी आपको रखनी होगी क्योंकि उससे संबंधित भी प्रश्न आएगा। वायुमंडल की गैसों व वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में प्रश्न आएगा। नेक्स्ट है विश्व में चलने वाली प्रमुख स्थानीय पवनें, मतलब कि कहाँ पर वह पवनें चलती हैं, गर्म है या फिर ठंडी है। ज़्यादातर क्वेश्चन ठंडी या गर्म के बारे में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख चक्रवातों के बारे में प्रश्न आएगा, जैसे कि टाइफून, टोर्नेडो आदि, और कौन सा चक्रवात कहाँ आता है, ये सारी चीज़ें हैं। मापक यंत्र वगैरह ये याद रखना। और अगर कोई नया है करंट से भी इस चीज़ को अपडेट कर लेना, ठीक है। नाम किसने उसका रखा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश व उनमें उगने वाली वनस्पतियां, इससे संबंधित प्रश्न बनेगा। विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की अवस्थिति, कौन सा मैदान कहाँ स्थित है, उष्णकटिबंधीय मैदान है या शीतोष्णकटिबंधीय मैदान है, इस तरीके का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है। प्रमुख नगर पूछे जा सकते हैं। प्रमुख देशों की राजधानियाँ पूछी जाएंगी, मिलान करने के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन वैसे। नेक्स्ट जो टॉपिक है देशों व स्थानों के भौगोलिक उपनाम आ सकते हैं। महासागरीय धाराएं किस महासागर में चलती हैं, ठंडी है या गर्म है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। विश्व की प्रमुख जनजातियां, मतलब उनका निवास स्थान। नेक्स्ट जो टॉपिक है विश्व के प्रमुख औद्योगिक स्थल, कौन सा उद्योग किस देश या फिर किस शहर से संबंधित है, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, यहाँ पर जन हो गया, ये जल संधियाँ होगा, इससे संबंधित भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है प्राचीन इतिहास। इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। मैं मानती हूँ इनका थोड़ा कम जो है हमारे एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते हैं या फिर आप उसे छोड़ दोगे। छोड़िए मत, हो सकता है थोड़ी सी कम प्रेफरेंस दीजिए लेकिन छोड़िए मत। पहला टॉपिक है पाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल कहाँ स्थित हैं और कहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हड़प्पाकालीन स्थल किस राज्य में किस नदी के पास स्थित है, इन स्थलों से क्या क्या मिला है, खुदाई किसके द्वारा की गई है, ये प्रश्न यहाँ से इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद है चारों वेदों के बारे में, इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल में समाज व प्रशासन के बारे में प्रश्न आएगा। वैदिक काल में धार्मिक जीवन, जिसमें ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की विशेषताओं के बारे में ज़्यादातर प्रश्न बनता है। बौद्ध व जैन धर्म से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। महाजनपद से 16 महाजनपद है, उनकी राजधानी और उनकी अवस्थिति के बारे में बस यही क्वेश्चन आएगा, उसमें तो और नहीं आएगा, ठीक है। मौर्यकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के अभिलेखों के बारे में, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, ये सारी जानकारियां आपको रखनी पड़ेंगी। हाथी गुम्फा व जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा सातवाहन वंश के बारे में और कनिष्क के विषय में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में पढ़ना है, हर्षवर्धन के विषय में पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ देख के आपको लग रहा हो इतने सारे टॉपिक्स कैसे पढ़ेंगे। छोटे जो टॉपिक हैं नहीं कवर हुए हैं उनको सिंगल टॉपिक के बेस पे आप कवर कर लीजिए, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में बोला है, सारा पढ़ लीजिए, उसके बारे में क्या क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, जिसमें स्तूपों, गुफाओं व मंदिरों की अवस्थिति, निर्माण
किसने करवाया, कब करवाया, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। किसको समर्पित है या फिर किसके लिए करवाया था, लाइक दैट। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के प्रमुख साहित्य और उनके रचनाकार, संगम साहित्य भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत चोलों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद जो है आपका मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्या क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 या 4 प्रश्न बनते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो एडवाइस है वो ये है आपके लिए कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद जो है एंशियंट हिस्ट्री, फिर उसके बाद मेडावल को देखिए। ठीक है, मतलब है थोड़ा कम उसका वेटेज है तो इसलिए कम क्वेश्चन आएंगे वहाँ से। ठीक है, तो इसके जो टॉपिक हैं वो है दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश में ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन के बारे में, और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाएगा। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के विषय में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं, सारे क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं बचा है। सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल वंश, जिसमें अकबर के बारे में और मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट है मध्यकालीन लेखकों की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे पूछा जाता है। और विदेशी यात्री कौन से आए थे, कब आए थे, तो वो। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आधुनिक भारत। इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा देखिए 10 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरोपियों का आगमन, जिसमें आपको क्रम, फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कब की गई थी, और युद्ध कौन से हुए थे और क्या क्या कार्य थे उनके महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखना है। यूरोपियों का आगमन वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा बड़ा है, सब लोग इससे हमेशा पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में प्रश्न बनेगा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रमुख विद्रोह कब, कहाँ और किसके नेतृत्व में हुए थे। 1857 की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख स्थलों के बारे में पता रखना है और कहाँ किसने नेतृत्व किया था, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। वैसे मिलान करने के लिए दे देगा, यानी कि 4 स्थान दे देगा, 4 नेतृत्वकर्ता दे देगा, इनको आप मैच कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका 1857 की क्रांति। हाँ, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया, मुझे लग रहा है, जहाँ तक है ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रमुख विद्रोह पढ़ने थे, किस किसने नेतृत्व किया था। और ये जो 1857 की क्रांति है ना, इसके प्रमुख स्थलों के बारे में और नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने दोनों टॉपिक को पहले कंबाइन कर दिया था, ठीक है, चलो कोई नहीं। सामाजिक सुधार आंदोलन से प्रश्न बनेगा। सुधारकों द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाओं के बारे में पूछा जाता है और कौन से पत्रिकाओं के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, किस लैंग्वेज में थी ये पत्रिका, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार डीपली पूछ लेता है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, कहाँ हुए, कब हुए, अध्यक्ष कौन था और क्या महत्वपूर्ण उनमें काम हुआ था। ये चीज़ें पढ़ने में बड़ी छोटी छोटी लगती है ना, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जब भी उनको पढ़ेंगे डीप में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। अभी ये टॉपिक देखिए कि क्या महत्वपूर्ण काम हुए थे, किस अधिवेशन में हुए थे, ये आपको याद रखना है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित प्रमुख संस्थाएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। भारत में प्रेस व शिक्षा का विकास, इससे संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, अधिनियम हैं, समितियां व आयोग जो बनाए गए थे वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं व पत्र। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट है प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय। ओके, अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट है भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ से 17 से 18 प्रश्न आते हैं। कितना वेटेज है इस सब्जेक्ट का देख लीजिए, एकदम इसको पी डालिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रमुख अधिनियम कौन से थे। उसके बाद भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया, और ये जो अधिनियम है ना, इनके बारे में एक और चीज़ हो सकता है इसमें आगे मेंशन की गई हो। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के द्वारा उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, राइट, तो वो भी पूछ लिया जाता है कई बार। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद और नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख संविधान संशोधन, संसद के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, पंचायती राज के बारे में,
जानकारी होनी चाहिए। पंचायती राज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। संवैधानिक पदों के बारे में, नियुक्ति उनकी कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है और कब उनको पदच्युत किया जाता है, और उसके अलावा शक्तियाँ, ठीक है, उनकी क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि वेतन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो देख लेना, वो अनुसूचियों में पता चल जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, और ठीक है, और इसके बाद संस्था के कार्य व शक्तियाँ। ओके, इसके बाद आपका आएगा संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियाँ, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये छोटे हैं या बड़े हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जिसको हम महत्व नहीं देते हैं लेकिन देना चाहिए। 9 से 11 प्रश्न इस सब्जेक्ट से आपके पूछे जाते हैं हमेशा। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं, पहला है जीवों का वर्गीकरण, किसके द्वारा किया गया, किस वर्ग में है, या फिर संघ में कौन से जीव आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, उस वर्ग की विशेषता क्या है, इस तरीके से। कोशिका विज्ञान से संबंधित प्रश्न बनेगा, उनके प्रकार पूछे जाते हैं, कार्य व कोशिका के विभिन्न भाग पूछे जा सकते हैं। पौधों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण तत्व, जैसे कि कैफीन हो गया आपका, तारपीन हो गया, मार्फिन हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। विभिन्न हार्मोन के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ से निकलते हैं, कार्य क्या है उनका, इनकी कमी से क्या रोग हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस। रक्त परिसंचरण तंत्र को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव हृदय व किडनी के बारे में भी पूरा पढ़ना है आपको। इसके अलावा मानव पोषण के विषय में पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मानव रोग व उपचार के विषय में भी पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट भौतिक विज्ञान है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, छोटा सा रोल है इसमें। है भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक, मापक यंत्र एवं पैमाने, न्यूटन के नियमों के विभिन्न उदाहरण, एक्स व रेडियो तरंगों के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, और प्रकाश, ध्वनि व विद्युत के विषय में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु के तत्वों के बारे में और विभिन्न रसायनों के प्रयोग, धातुओं के प्रमुख अयस्क व विशेषताएं, रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम। नेक्स्ट फिर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिससे 13 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। खाद्य श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण व पर्यावरण प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन को पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि इस फैक्ट को छोड़ देना या फिर उस टॉपिक को छोड़ देना। प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन व समझौते हमेशा पूछे जाते हैं, कहाँ हुए थे, किसने अध्यक्षता की थी, उसका रीज़न क्या था, कब हुआ था। ठीक है, प्रमुख पर्यावरण संगठन कब स्थापित हुए थे, मुख्यालय कहाँ पर है, उनका कार्य क्या है, इस तरीके से। भारत के प्रमुख अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व व अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें पर्यावरण से संबंधित विभिन्न आंदोलन और नेतृत्वकर्ता उनके, मतलब कि कब वह आंदोलन हुआ था और क्या उसका उद्देश्य था, एग्जाम्पल चिपको आंदोलन, इस तरीके के पूछे जाते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित विभिन्न व्यक्ति, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है कृषि एवं प्रौद्योगिकी, इससे 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, यानी कि किस ऋतु में कौन सी फसल होती है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। फसलों की किस्में, फसलों में होने वाले प्रमुख रोग व फसलों में लगने वाले कीट, ये यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है कि फसलों में होने वाले जो रोग हैं। नेक्स्ट है सब्जियों व फलों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है पादप हार्मोन व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतीय मृदा, यहाँ से बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैव उर्वरक और भारत के प्रमुख कृषि संस्थानों से भी क्वेश्चन आता है। और कृषि क्रांतियाँ, कौन सी क्रांतियाँ कब, मतलब किस क्रांति को किसके लिए वो जाना जाता है, किसको इंगित करती है, इस तरीके से प्रश्न आता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला है इसके
अधिकांश प्रश्न जो हैं करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके आर्थिक मुद्दे हो गए, लेकिन उसमें भी बजट होता है, आर्थिक सर्वे होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, पूछा इसमें लिखा हुआ है, आगे मेंशन किया होगा। राजकोषीय नीति, सरकार के आय व्यय व कर संरचना के बारे में पूछा जाएगा। बैंकिंग प्रणाली यानी आरबीआई के बारे में, और भारत में जितनी भी स्थापित विभिन्न बैंक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार बैंकों का एकीकरण होता है तो वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि व विकास, जिसमें क्या क्या शामिल है तत्व और ये सब मापन वगैरह, ये सब इससे रिलेटेड इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं उसकी, ठीक है, मेजरमेंट्स वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है गरीबी व बेरोजगारी, यहाँ से भी प्रश्न इसी तरीके के पूछे जाएंगे। बेरोजगारी के प्रकार कौन से हैं, समितियों का गठन या किस किस समिति का गठन हुआ है, ठीक है, इनको खत्म करने के लिए सरकार की कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपको बजट और जो आर्थिक सर्वे है वो तो याद रखना ही है। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तर प्रदेश विशेष, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है वह 3 या 4 रहती है, कई बार 5 भी हो जाती है, कई बार बिल्कुल भी नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जानकारी, प्रमुख संगीत घराने व उनके संगीतकार, इसके अलावा वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, रामसर साइट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रामसर साइट्स तो बहुत ज़्यादा, लोकगीत, लोकनृत्य, मेले, उद्योगों की अवस्थिति, प्रमुख संस्थान, खनिजों की अवस्थिति और जनजातियां, उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक है, सेंसस। यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही छोटा सा ये सिलेबस है, लेकिन इसमें सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। यूपी स्पेशल तो पूरा ही पढ़ लेना, उसके अलावा सेंसस भी, बाकी और कुछ बचा नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने सारे इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर कुछ इससे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, सारे टॉपिक्स को मैच कर लीजिएगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन से टॉपिक अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं या फिर सारे पढ़ लिए हैं, तो आप अपने रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर यही पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप करके मिल जाएगी वैसे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।